हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी टीम। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मध्यकालीन मध्य प्रदेश के बारे में हम पूरा डिटेल में अध्ययन करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। जहां हम हर एक टॉपिक को हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि चाहे वो प्रीलिम्स में हो, चाहे वो मेंस में हो, या फिर हम बात करें एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स की। दोस्तों, एक एमपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो रामबाण होता है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। तो हम उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और अपनी एमपी के इस टॉपिक को, जो कि आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे होंगे दोस्तों। और साथ ही साथ मेरा जो पीडीएफ चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पर, आप उसे जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है वैशाली दुबे पीडीएफ। दोस्तों, क्या नाम है? वैशाली दुबे पीडीएफ के नाम से बनाया हुआ है, जहां मैं एक एक करके शुरुआत से ही पूरे के पूरे पीडीएफ साथ ही साथ वीडियो वहां पर अपलोड करती जा रही हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स की टीम जो लगातार आपकी क्लासेस ले रही है दोस्तों। मेरा नाम वैशाली दुबे है और मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको मध्य प्रदेश का स्पेसिफिक जीके, एमपी का स्पेसिफिक जीके पूरा का पूरा कवर करा रही हूँ दोस्तों। इसके अलावा भी मेरे 2 क्लासेस और चल रही हैं, जिसका एक सबसे पहले 2 बजे आती है क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन के बारे में दोस्तों। मुझे बहुत ही खेद है कि 2 दिन से वो क्लास नहीं हो पा रही है दोस्तों। टेक्निकल प्रॉब्लम की, टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं हो पा रही हैं। और साथ ही साथ हमारा जो एमपी का लेक्चर है वो तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जो एमपी का, जिसमें हम एमपी के, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, ये 4 बजे दोपहर में 4 बजे। और साथ ही साथ जो मेरा आपदा प्रबंधन वाला जो वीडियो होता है वो 2 बजे अपलोड हो जाता है। 2-3 दिन के बाद ही दोस्तों मैं बहुत ही जल्द कोशिश कर रही हूँ आने की, लाइव क्लास आने की, ताकि आप लोग मुझे लाइव देख सकते हैं। मैं आपको लाइव आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आप लोगों की मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं लाइव आने की पूरा कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारा एमपी का जो लेक्चर चल रहा है, आप इसके नोट्स जरूर बनाते जाइए। और इसी के लिए लोगों ने बोला कि आप पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने लगी हूँ। और इंग्लिश वाला दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही खुशी लाने वाला है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि इस लेक्चर में आपकी मांग को पूरा किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आगे से भी प्रयास करूंगी कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सभी सॉल्व कर पाऊं। साथ ही साथ एक एमपी एग्जाम इन 10 पर भी मेरा 10 मिनट का वीडियो डल रहा है, जिसमें हमने 1857 की क्रांति को मात्र 7 मिनट में पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। विज्ञान के प्रमुख अंतर देखे थे, आप उसे जरूर देखिए। यदि जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है वो वीडियो। मात्र 7-8 मिनट में ही हम उसमें टॉपिक कवर कर रहे हैं। अभी 2-3 वीडियो ही उसमें अपलोड हुए हैं, और ये जो हमारे कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं, ये तो आप देखिए ही देखिए दोस्तों। ये है अनअकैडमी की एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी का एक, जहां पर आप लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ एमसीक्यूज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर लगातार आपकी क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको जो भी परेशानी आ रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर किसी भी एक टॉपिक या किसी एक पोर्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, अब जल्द ही हम प्लस पर भी अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और जल्द ही आपकी एक अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस मैं लेने वाली हूँ। और जिसका जो टॉपिक होगा वो होगा कि आपको मध्य प्रदेश, यदि एमपीपीएससी निकालना है और एमपीपीएससी आप एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके कुछ टिप्स होंगे कि ऐसा हम क्या 20 ऐसे, मैं आपके लिए एक मार्गदर्शक रूप में आपको एक ऐसे फैक्ट डालूंगी कि आप क्या करें और क्या ना करें। ऐसी हमने कौन कौन सी गलतियां 2018-2019 में की हैं कि जिससे हमारा प्रीलिम्स निकला है या प्रीलिम्स जो है वो नहीं निकला, तो और हमें 20 के लिए ऐसा क्या करना चाहिए। उसमें हम बुक्स की भी बात करने वाले हैं, साथ ही साथ हम मेंस की भी बात करने वाले हैं, और पूरा का पूरा हम तैयारी की बात करेंगे दोस्तों। जब मैंने 2017-2018 का मेंस दिया था, तब मैंने ये जाना था
इसके पहले भी मैंने मीन्स दिया था, लेकिन 2017 और 2018 का जो पैटर्न हुआ था वो थोड़ा सा चेंज था, और 2019 में जब सिलेबस चेंज हुआ है तब तो आयोग ने पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमें किस प्रकार से तैयारी को जारी रखना है। दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन यदि लेना चाहते हैं तो आपको आज ही डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जहां पर आपको अपना कोर्स या गोल सिलेक्ट करना होगा एमपीपीएससी प्लस व्यापम। और यदि दोस्तों आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जिसकी जो फीस है वो है 7,000, लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको मिलेगा दोस्तों 6,300 रुपए में। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और मेरे प्लस के लेक्चर, साथ ही साथ मेरी पूरी टीम के लेक्चर आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जहां हम मेंस की और प्रीलिम्स की पूरी तैयारी करेंगे दोस्तों। और साथ ही देखिए दोस्तों, यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी देखिए पर मंथ की आपकी जो फीस है वो 315 रुपए है, मात्र 315 रुपए। और इसको आपको जमा कितना करना होगा इसमें, मतलब 2 साल की जो फीस होगी वो होगी मात्र 7,560 रुपए में। और पर मंथ यदि आप देखेंगे तो 315 रुपए के हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही एक न्यूनतम फीस है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, जहां आपको जो भी समस्या आएगी मैं साथ साथ पूरा का पूरा आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों मध्यकालीन बुंदेलखंड की। मेरा जो कल वाला लेक्चर था वो था केरला राज्य से रिलेटेड था, और हमने देखा था कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में 3 सत्ताएं जो है वो प्रमुख रूप से उभरी थी। हमने एक देखा था कि गढ़ मंडला या गढ़ कटंगा राज्य देखा था, जहां पर गोंड वंश का शासन था, और पूरा का पूरा ये मंडला जबलपुर वाला क्षेत्र था। फिर दूसरा हमने देखा था कि देवगढ़ के गोंड राज्य के बारे में देखा था हमने कि ये जो है वो छिंदवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर ही यहाँ पर देवगढ़ के गोंड राजाओं ने शासन किया था। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो मुगल आक्रमण के बाद ही सन 1564 जब रानी दुर्गावती पर अकबर आक्रमण करता है तभी इसका उदय होता है देवगढ़ के गोंड शासकों का। फिर हमने देखा था कि केरला राज्य वर्तमान में बैतूल जिले का ही भाग है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है केरला, हमने देखा था कि नरसिंह राय पर किस प्रकार से होशंगाबाद 4 बार आक्रमण करता है और 1433 में केरला राज्य को जीत लेता है। अब दोस्तों हमने कल ये देखा था कि जब हम पढ़ने वाले थे कि बुंदेलखंड को हम कैसे पढ़ेंगे, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज में देख सकते हैं कि मध्यकालीन बुंदेलखंड जो आज का वर्तमान में हमारा ये जो ललितपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, महोबा और हमीरपुर, जालौन, देखिए दोस्तों ये यूपी वाला जो क्षेत्र है, झांसी, लाहौर और दतिया और ये करेरा, पिछौर, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे इस साइड तो ये बांदा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये वर्तमान बुंदेलखंड जो आपको दिख रहा है अभी जिले के रूप में दिख रहा है, उस टाइम पे ये मध्यकालीन बुंदेलखंड में ये छोटी छोटी सी रियासतें होती थी। जैसे कि एक छोटी सी रियासत होती थी छतरपुर रियासत, या फिर टीकमगढ़ में ही 2 रियासतें होती थी, एक ओरछा रियासत होती थी और टीकमगढ़ खुद एक रियासत के रूप में उभरी थी। अब यहाँ पर महोबा रियासत, जालौन रियासत, पन्ना रियासत और सागर रियासत, दमोह रियासत, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें इनके अंदर भी थी। मतलब ये पूरा बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के अंतर्गत 12 और अलग से रियासतें हुआ करती थी। दोस्तों वीडियो आप देख रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं दोस्तों। इसमें मुझे कंटेंट लाने में भी बहुत मेहनत लगती है, साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ आपको कि एक स्टोरी वाइज आपको सुनाकर पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो याद कराती जाऊं। लेकिन दोस्तों मुझे इस बात का दुख होता है कि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से व्यूज और लाइक्स हैं वो नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए। मैं बार बार नहीं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपको यदि अच्छा लगता है वीडियो और आपको लगता है कि आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है वो लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और देखिए दोस्तों ये हमारा पूरा उस टाइम का मध्यकालीन बुंदेलखंड हुआ करता था। अब दोस्तों मध्यकालीन बुंदेलखंड की यदि हम बात करें, यदि हम मिडाइवल बुंदेलखंड की बात करें तो दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वीर बुंदेला। दोस्तों क्या नाम था इनका? वीर बुंदेला। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मध्यकालीन जो बुंदेलखंड है तो वो वीर बुंदेला के द्वारा ही क्या किया गया था, स्थापित किया गया था।
या ये संस्थापक माने जाते हैं मध्यकालीन बुंदेलखंड के। और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो मऊ माहोनी थी, और मऊ माहोनी वर्तमान में छतरपुर का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा? छतरपुर। टीकमगढ़ उस टाइम पे ये पूरा एक ही हुआ करता था, तो वर्तमान में ये छतरपुर मऊ माहोनी हिस्सा है। और देखिए दोस्तों, अभी हम सिर्फ शासकों के बारे में देख रहे हैं कि आज हमें कितने शासकों के बारे में पढ़ना है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों वो थोड़ा सा टाइम पीरियड उसका ज्यादा होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि पहले हमें कितने शासकों के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए कि होता ये है कि वीर बुंदेला का ही नाती होता है, वीर बुंदेला का ही एक नाती होता है जिसका नाम है अर्जुन बुंदेला। और अर्जुन बुंदेला के होते हैं दोस्तों 3 पुत्र। हमने कल देखा था कि जिसके पास जो व्यक्ति वीर है उसके पास दया होगी ही होगी, और साथ ही साथ हमने याद किया था सोहनपाल। तो अर्जुन बुंदेला के दोस्तों कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, वीरपाल, दयापाल और सोहनपाल। दोस्तों रिपीट कीजिए, साथ साथ बोलते चलिए लेक्चर के। कौन कौन है अर्जुन बुंदेला के? वीरपाल, दयापाल और सोहनपाल। उसके बाद ही दोस्तों हमें पढ़ना है मलखान सिंह के बारे में। उसके बाद हमें रुद्र प्रताप बुंदेला के बारे में पढ़ना है, और रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद हमें भारती चंद्र के बारे में पढ़ना है, जिनका जो कार्यकाल होता है वो 1531 टू 1554 तक रहता है। फिर हमें पढ़ना है बुंदेलखंड की शान मधुकर शाह बुंदेला के बारे में, और उसके बाद वीर सिंह बुंदेला, साथ ही साथ वीर सिंह बुंदेला का ही पुत्र होता है जुझार सिंह बुंदेला, जिसका जो कार्यकाल होता है वो 1627 से लेकर 1635 तक होता है। फिर हमें पढ़ना है पहाड़ सिंह बुंदेला के बारे में। और दोस्तों वेरी गुड, कल आपने ये कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने लिखा हुआ है कि जुझार सिंह का जो आक्रमण था वो जुझार सिंह ने किसको पराजित किया था, या जुझार सिंह किससे पराजित होकर मारा गया था, तो वेरी गुड आंसर था प्रेम सिंह के बारे में। दोस्तों प्रेम शाह के बारे में आपने लिखा हुआ था, और प्रेम शाह दोस्तों आज आपको बताना है कि पूरा का पूरा जो प्रेम शाह था वो किस वंश का या किस गौंड शासक की जो शाखा थी वो उससे संबंधित था। तो प्रेम शाह के बारे में आपको बताना है दोस्तों। फिर हम देखेंगे पहाड़ सिंह बुंदेला के बारे में, और पहाड़ सिंह बुंदेला के ही हम उत्तराधिकारियों के बारे में देखेंगे कि पहाड़ सिंह बुंदेला के कौन कौन से उत्तराधिकारी होंगे। आई होप आप सभी साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे होंगे। फिर देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि बुंदेला ठाकुरों का जो उद्भव है वो कैसे होता है। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो, इसमें ही मैंने आगे जो है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में मटेरियल प्रोवाइड आपको करवाया हुआ है। आपकी ये जो बहुत दिनों से बहुत बड़ी मांग थी कि इंग्लिश में हमें पूरा का पूरा लेक्चर चाहिए, तो वही जो है वो इंग्लिश में आया हुआ है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि बुंदेला ठाकुरों का जो उद्भव होता है वो कैसे होता है, कि कैसे इमरजेंस ऑफ बुंदेला ठाकुर, कैसे इनका उद्भव होता है। तो दोस्तों स्टोरी सुनते हैं हम जानते हैं कि हमारे लेक्चर में एक स्टोरी जरूर होती है। तो पहले हम देखें कि कैसे होता है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कि ये क्या थे, अयोध्या के राजा थे, और अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी के ही जो पुत्र थे लव, और उनके वंशज ही माने जाते हैं कौन, बुंदेला। तो दोस्तों ऐसा है कि पूरा का पूरा जो हम बात कर रहे हैं कि भगवान श्री राम के वंशज लव, और उनके ही वंशज कौन होते हैं, पूरा का पूरा बुंदेला ठाकुर। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे गहरवाल वंश के पंचम बुंदेला के पुत्र। दोस्तों ये पंचम बुंदेला जो है वो राजा का ही नाम है, ये पंचम बुंदेला, और पंचम बुंदेला का ही एक बेटा होता है। ये क्या था, एक ऐसा मिलता है हमें विवरण, ये क्या है कि ऐसा माना जाता है दोस्तों, ना तो उस टाइम पे, क्योंकि इतिहास क्या होता है, इतिहास यदि हम बात करें तो ना तो हमने देखा है ना तो आपने देखा है, लेकिन ऐसी जो हमें जानकारी मिलती जाती है, कुछ ऐसे स्रोत होते हैं, चाहे वो शिलालेखों के माध्यम से होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो रचनाओं के माध्यम से होती हैं, कुछ ऋषि मुनियों के माध्यम से उस टाइम पे यदि साक्ष्य मिलते हैं, या फिर किसी बात करें तो सबसे जो बोलना चाहिए कि एक ऐसे साक्ष्य के रूप में प्रमाणिक माने जाते हैं जो खुदाई से मिलते हैं। वो साक्ष्य जो रहते हैं वो यथाश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि साक्ष्य जो होते हैं वो जमीन से जो खुदाई होके प्राप्त होते हैं वो सार्वभौम्य माने जाते हैं कि यही जो है वो सबसे बड़े साक्ष्य के रूप में उभरते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही था कि 13वीं शताब्दी के बीच में या 13वीं शती के बीच में वीर बुंदेला, कौन, वीर बुंदेला ने मध्य
पूरा मध्य प्रदेश, वर्तमान के मध्य प्रदेश में मऊ माहोनी में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की थी, जो बुंदेलखंड के रूप में उभरा था। किसने की थी? पंचम बुंदेला के पुत्र वीर बुंदेला के द्वारा 13वीं सदी के बीच में मऊ माहोनी में अपनी राजधानी या अपना राज्य स्थापित किया था। लेकिन ये कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ इनके बारे में इतना ही जानकारी मिलती है कि इन्होंने साम्राज्य की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद ही इनके कौन होते हैं दोस्तों? इनके नाती होते हैं, इनका ग्रैंडसन होता है अर्जुन पाल। दोस्तों कौन होता है? अर्जुन पाल होता है, जिसने क्या किया कि पूरा मऊ माहोनी तक ही ये विस्तृत नहीं रहता, मऊ माहोनी तक ही सिमट कर नहीं रहता है, बल्कि इसने एक विस्तृत भूभाग पर कब्जा कर लेता है, मऊ माहोनी के आसपास के भूभाग पर कब्जा कर लेता है और पूरा का पूरा इस प्रकार से ये अपने राज्य को दृढ़ता देता है, अपने राज्य को व्यवस्थित रूप देता है। दोस्तों स्टोरी सुनते चलिए कि सबसे पहले आया वीर बुंदेला और उसके बाद ही उसका आता है ग्रैंडसन, जिसका नाम था अर्जुन पाल। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, अधिकांश विद्वानों का ये मत माना जाता है कि जो बुंदेला ठाकुर थे, कौन थे दोस्तों? बुंदेला ठाकुर थे वो विंध्य क्षेत्र या विंध्यवटी पर्वत अंचल के भूभाग पर ही क्या करते थे? राज्य करते थे। और विंध्यांचल क्षेत्र, जो हमारा विंध्य क्षेत्र है या विंध्यवटी पर्वत क्षेत्र है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में मैं एक फैक्ट बता दूं कि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यहाँ पर हम देखते हैं ना कि विंध्यांचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, तो ये जो विंध्यांचल पर्वतमाला होती है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और ये बहुत ही प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये मतलब हिमालय और अरावली जैसी पर्वत श्रृंखलाओं से भी बहुत पुरानी है विंध्यांचल पर्वतमाला दोस्तों, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। चूंकि जो बुंदेला ठाकुर थे उनका उद्भव इसी क्षेत्र में हुआ था और या इसी कारण से इन्हें विंध्येला और बाद में बुंदेला के नाम से जाना गया। मतलब बुंदेला का ही क्यों पड़ा इनका नाम? क्योंकि ये विंध्यांचल पर्वतमाला के पास रहते थे। दोस्तों साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी के अंत में इस भूभाग का जो नाम था वो जेजाक भुक्ती था। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर प्री के सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, तो आपने उसमें ये जरूर एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016-17 की पीएससी में भी उसे पूछा गया है कि जेजाक भुक्ती वाला जो क्षेत्र है वो वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? तो जेजाक भुक्ती दोस्तों बुंदेलखंड, जो वर्तमान बुंदेलखंड है उसका ही नाम क्या है? जेजाक भुक्ती। क्या है? जेजाक भुक्ती के नाम पर ही इसका नाम बुंदेलखंड पड़ा। दोस्तों ये हमारा टॉपिक है, ये हिस्ट्री का है। जब हम पर्यटन पढ़ेंगे या हम ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम पूरा का पूरा, जब खजुराहो पढ़ेंगे और हम ओरछा के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी बुंदेलखंड के ही भाग है, तब भी हम देखेंगे कि ये जो पूरा भाग होता था वो जेजाक भुक्ती के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो दोस्तों अभी हमने देखा, आप साथ साथ ही देखते जाइए कि इनका जो उद्भव माना जाता है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये कहाँ से हुए हैं कि एल्डेस्ट सन ऑफ किंग रामचंद्र ऑफ अयोध्या। तो मतलब ये किसके वंशज माने जाते हैं? कि रामचंद्र जी के वंशज माने जाते हैं। और वीर बुंदेला सन ऑफ द 5th बुंदेला ऑफ द गहरवाल डेंसिटी established his the kingdom of Bundelkhand in mid 13th century by establishing his न्यू कैपिटल एट दी मऊमुहानी के। ये मऊमुहानी से ही इसकी जो राजधानी थी वो प्रारंभिक क्षेत्र क्या था? मऊमुहानी था। और इनकी जो कब 13th सेंचुरी में ही एस्टेब्लिश हुए थे और मऊमुहानी में एक राज्य के रूप में उभरे हुए थे। साथ ही साथ वीर बुंदेला का ही क्या था? ग्रैंडसन था, जिसका नाम क्या था? अर्जुन पाल। ऑक्यूपाइड दी टेरिटरी अराउंड दी मऊमुहानी। साथ ही साथ अर्जुन पाल ने मऊमुहानी के आसपास वाला जो क्षेत्र था वो जीत लिया था। और ऐसा माना जाता है कि मोस्ट स्कॉलर्स बिलीव एंड दी बुंदेला ठाकुर बिकम द फेमस एंड दी विंध्यालय एंड दी लेटर बुंदेला ड्यू टू द एस्टैब्लिशिंग स्टेट एंड द टेरिटरी ऑफ विंध्यशेखर और विंध्यावती माउंटेन रीजन। यही है कि ये विंध्यांचल पर्वतमाला जो वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर ये लोगों का उद्भव हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। इसी कारण ये वीर बुंदेला का ही जो वंशज था पूरा का पूरा क्या जाने लगा कि बुंदेला ठाकुर के नाम से जाने लगा। साथ ही साथ इसका जो नाम है वो क्या है? जेजाक भुक्ती के भी नाम से जाना जाता है। आप पीडीएफ में इसे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं दोस्तों।
लेकिन आप सबसे पहले स्टोरी वाइज इसको समझ लीजिए। फिर हम बात कर रहे हैं अर्जुन बुंदेला की। तो अर्जुन बुंदेला के 3 पुत्र होते हैं, वीरपाल, सुगनपाल, दयापाल, ये 3 बेटे होते हैं इसके। दोस्तों होता ये है, अब आगे की हम कहानी को आगे बढ़ाएं हम, तो होता ये है दोस्तों कि अर्जुन बुंदेला का निधन हो जाता है और अर्जुन बुंदेला के बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि 1231 का जो टाइम पीरियड होता है वहां पर अर्जुन पाल का निधन हो जाता है और उसका बड़ा बेटा वीरपाल क्या बनता है, अगला शासक बनता है। और बुंदेलखंड की जो तात्कालिक राजधानी होती है, उस टाइम पे जो राजधानी होती है वो मऊ माहोनी होती है और मऊ माहोनी पर ये बैठता है गद्दी पर। लेकिन यदि अब वीरपाल के बाद बात करें तो कौन बैठेगा, सोहनपाल बैठेगा। और सोहनपाल के जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं कि सहजेंद्र, नानक देव, पृथ्वीराज, रामचंद्र, मेदिनीमल, अर्जुन देव और मलखान सिंह बुंदेला, ये अपना शासन कहां से करते हैं, तो गढ़ कुठार से ये पूरा का पूरा शासन चलाते थे। ये मऊ मोहानी से ना चलाकर सोहनपाल बुंदेला के उत्तराधिकारियों ने गढ़ कुठार से ही अपना, ये गढ़ कुठार वाला जो क्षेत्र है ये वर्तमान में कहाँ आता है दोस्तों, वर्तमान बुंदेलखंड का ही हिस्सा है। और जल्दी से बताइए कि गढ़ कुठार वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ का हिस्सा है दोस्तों। तो ये जो गढ़ कुठार वाला जो क्षेत्र है ये भी हमारा टीकमगढ़ का, छतरपुर रियासत का ये हिस्सा है गढ़ कुठार। और यहाँ से ही, और इसका कुछ भूभाग जो लगता है वो दतिया से भी लगता था, कि पूरा का पूरा एक ही उस टाइम पे रियासत होती थी। और इन लोगों ने, ये सहजेंद्र, नानक देव, पृथ्वीराज, रामचंद्र, मेदिनीमल, अर्जुन देव और मलखान सिंह बुंदेला ने जो अपना शासन चलाया है ये गढ़ कुठार से चलाया है। दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि हम इतने सारे शासकों को याद कैसे रखें, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सब याद रखने, मतलब इनके बारे में डिटेल में हम कुछ मैं आपको ऐसे शासक बताऊंगी कि जिनके बारे में आपको हर एक फैक्ट याद रखना है, कि जुझार सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, साथ ही साथ पहाड़ सिंह, और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मधुकर शाह, वीर सिंह बुंदेला, इनके बारे में। लेकिन ये सब जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं आपको दिमाग में एक रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा भी था और ये नाम जो थे वो बुंदेलखंड के शासकों से संबंधित थे, या बुंदेलखंड के ये राजा जो थे वो हुआ करते थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले की बात करें कि बुंदेलखंड पर किस किस ने आक्रमण किया। हम थोड़ा प्राचीन भारत की बात करते हैं, या मध्यकालीन, प्राचीन भारत नहीं दोस्तों, यहाँ मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। कि देखिए दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1178 से लेके सन 1193 तक होता है। और इन्होंने ही आक्रमण किया था दोस्तों सन 1182-1183 में, कहां पर, परमार्दी देव पर। दोस्तों हम परमार्दी देव के बारे में भी पढ़ के आए थे मालवा में, जब हमने पढ़ा था कि मालवा में किस प्रकार से स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, वो वाला वीडियो देख लीजिए। कि परमार्दी देव पर आक्रमण किया था दोस्तों, और बुंदेलखंड के महोबा से लगे भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। क्योंकि हमने इसके पहले भी दोस्तों देखा हुआ है कि किस प्रकार से हमारा जो बुंदेलखंड राज्य था, कि कैसे हमारा बुंदेलखंड राज्य महोबा तक ही, या वर्तमान में महोबा जो प्रांत है वो उत्तर प्रदेश का भाग है। तो यहाँ पर 1182-1183 में जैसे ही आक्रमण करता है कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय आक्रमण करते हैं और पूरा का पूरा जो महोबा वाला क्षेत्र होता है उस पर जीत लेते हैं। और दोस्तों चूंकि हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि इन्होंने ही 2 युद्ध लड़े थे, किससे, गौरी के साथ में, जिन्हें हम जानते हैं कि तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था सन 1191-1192 में इनके तराइन के युद्ध हुए थे दोस्तों। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले में जो है वो कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और दूसरे युद्ध में जो गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं और बंदी बना लेते हैं। ये हम मध्यकालीन भारत में स्टार्टिंग में ही हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो फिर उसके बाद होता ये है कि जब बुंदेलखंड के ही महोबा से लगे भूभाग पर अधिकार कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो होता क्या है, आगे की स्टोरी हम देखें तो दोस्तों होगा ये कि अब आक्रमण जो है वो कौन करेगा, आक्रमण जो है, गौरी का शासन आ गया, तराइन के दूसरे युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। फिर उसके बाद में ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है वो आक्रमण करता है बुंदेलखंड पर। और दोस्तों ये जो आक्रमण होता है ये इस प्रकार आक्रमण किया जाता है कि बुंदेलखंड की शान कही जाती थी कालिंजर दुर्ग। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इमेज, ये जो आपको बहुत ही प्यारा सा, ये बहुत ही आकर्षक किला जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है कालिंजर का किला। और वर्तमान में ये जो दोस्तों किसका भाग है, बुंदेलखंड का भाग है। और तब भी प्राचीनतम भाग में भी ये बुंदेलखंड का ही भाग हुआ करता था, बुंदेलखंड का कालिंजर दुर्ग। ये देख सकते हैं आप,
ये कितना इंपॉर्टेंट होगा उस टाइम पीरियड में भी। देखिए आपकी सामरिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट था और वर्तमान में तो पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही, कि सन 1202-1203 में ऐबक आक्रमण करता है बुंदेलखंड के प्रसिद्ध दुर्ग कालिंजर पर। अब उसके बाद में ऐबक के बाद में कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड रहता है हम जानते हैं कि इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड होता है वो 1211 से लेके 1211 से लेके 1231 तक रहता है। और 1231 में ही दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश आक्रमण करता है मालवा पर। जब हमने पढ़ा था मालवा, या फिर जब हमने पढ़ा था दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि दिल्ली सल्तनत में हमने सबसे पहले जो हमारा सेकंड लेक्चर था कि गौरी और ऐबक का आक्रमण, और उसी में ही हमने कवर किया था कि इल्तुतमिश का आक्रमण, इल्तुतमिश का किस प्रकार से मध्य प्रदेश पर आक्रमण होता है। तो 1231 में जब इल्तुतमिश मालवा पर, और मालवा के बाद में ही दोस्तों ये आगे बढ़ता है, मालवा के बाद में कालिंजर, और ये जब कालिंजर पर आक्रमण करता है तो इसे जीतता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या कर लेता है, लूटपाट कर लेता है। और 1247 में ही दिल्ली का सुल्तान होता है नासिरुद्दीन महमूद। दोस्तों ये वही है जिसे हम दरवेश सुल्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वही व्यक्ति है जो टोपियां सिलकर अपना पालन पोषण करता था। दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसे राजशाही सत्ता से कोई मतलब नहीं था, नासिरुद्दीन महमूद, जो टोपियां सिलकर, कुरानों की आयतें लिखकर, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी, इसी वजह से ये कुरानों की आयतें लिखकर क्या करता था, लोगों में बांटा करता था, और अपना इससे जो भरण पोषण है वो उन्हीं पैसों से किया करता था। और इसके टाइम पीरियड की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था, या ऐसा कौन सा शासक था जो शाही छत्र का प्रयोग नहीं करता था। क्योंकि ये जितने भी सुल्तान होते थे, आपने देखा होगा एक छाता टाइप से यूज किया करते थे, एक छतरी टाइप का यूज किया करते थे, कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो अपने छत्र का प्रयोग नहीं करता था बल्कि उसका दास ही उस छत्र का प्रयोग करता था। तो इसका ही एक नायब हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों बलबन। और हम जानते हैं कि बलबन जो है वो नासिरुद्दीन महमूद के बाद ही क्या बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। लेकिन जब बलबन सिर्फ नाइब के पद पर था, नाइब एक प्रकार का प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो नाइब के पद के नाम से जाना जाता था, तो नाइब के पद पर रहते हुए ही बलबन उस छत्र का प्रयोग करता था और बड़ी शान और शौकत से दिल्ली के बाजार में या मीना बाजार में घूमा करता था। तो ये फैक्ट आता है कि दरवेश सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, और ये छत्र वाला भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर ये नासिरुद्दीन महमूद के काल में ही कहां पर आक्रमण होता है, कालिंजर पर फिर से आक्रमण होता है दोस्तों। और यदि हम बात करें कि 1545 की बात करें कि 1500 मई 1545 में शेर शाह सूरी जो है वो आक्रमण करता है, कहां पर, कालिंजर पर आक्रमण करता है। और इस प्रकार से दोस्तों पूरा का पूरा जो कालिंजर था वो शेर शाह सूरी जीतने के लिए था। लेकिन होता ये है कि एक बारूद फट जाता है और एक आग्नेय शास्त्र फट जाता है जिसका नाम था उक्का, और उक्का नामक आग्नेय शास्त्र या वर्तमान में जिसको हम बोलते हैं हथगोला फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो कालिंजर क्षेत्र था उस पर अभी किसी का शासन नहीं है। लेकिन हम दोस्तों अभी हम पढ़ते आ रहे थे कि वीर बुंदेला, फिर अर्जुन देव के बाद होते उसके 3 पुत्र, फिर 3 पुत्र में ही सोहन सिंह के बाद हम सोहनपाल के बारे में पढ़ते हैं, और उसके ही हम बेटे के बारे में देखते हैं कि मलखान सिंह। और मलखान सिंह का ही निधन हो जाता है और उसका ही एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है रुद्र प्रताप बुंदेला। और रुद्र प्रताप बुंदेला का जो शासनकाल होता है वो ओरछा राज्य तक माना जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग खास करके टीकमगढ़ जिले से संबंधित हैं दोस्तों, तो वो तो ये जानते ही होंगे कि टीकमगढ़ की जो ओरछा रियासत की जो नींव है वो 3 अप्रैल 1531 को रखी गई थी, और उसकी नींव रखने का जो श्रेय जाता है वो रुद्र प्रताप बुंदेला को जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नवीन राजधानी ओरछा, जहां तक अभी बुंदेलखंड की राजधानी थी वो मऊ माहोनी थी, लेकिन अभी रुद्र प्रताप बुंदेला है वो नवीन राजधानी के रूप में ओरछा को लेकर आ रहे हैं। कि जो ओरछा का जो फाउंडेशन ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ बुंदेला वो कौन सी होती है, ओरछा कब स्टैब्लिश हुई है, तो 3 अप्रैल 1531 में होती है दोस्तों। साथ ही साथ यदि हम बात करें, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आ जाते हैं कि देखते हैं हम
कि रुद्र प्रताप बुंदेला, जिन्होंने ओरछा की नींव रख दी है, साथ ही साथ बुंदेलखंड की राजधानी भी ओरछा रख दी है, उनका ही पुत्र होता है भारती चंद्र। और भारती चंद्र जो है वो 1531 से लेके 1554 ईस्वी तक शासन करता है। हम 2 मिनट में सबसे पहले रिवीजन करेंगे दोस्तों कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले देखा था कि शासकों के बारे में, कि कौन कौन से हमें शासकों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वीर बुंदेला आते हैं, वीर बुंदेला के बाद में अर्जुन देव आते हैं, अर्जुन देव के ही 3 बेटे आते हैं, वीरपाल होते हैं, दयापाल होते हैं और सोहनपाल होते हैं। वीरपाल के बाद में सोहनपाल बनते हैं और सोहनपाल के ही बहुत सारे हमने बेटे पढ़े थे और उनमें से ही एक थे कौन, मलखान। और मलखान के ही बेटे कौन होते हैं, रुद्र प्रताप सिंह। और रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ही क्या करती है, ओरछा को राजधानी बनाती हैं और 3 अप्रैल 1531 को ओरछा रियासत जो है वो बन जाती है और नई राजधानी के रूप में उभर आती है। रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद उसका बेटा होता है जिसका नाम होता है क्या, जिसका नाम था भारती चंद्र। और भारती चंद्र जो है वो ओरछा का शासक होता है दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की जो फैक्ट है वो ज्यादा है दोस्तों, कि ओरछा का दुर्ग किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, या ओरछा का जो परकोटा है, राज मंदिर है, रानी महल है, शहर पनाह है, ये ऐसे बहुत से किले, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इमेज में भी डाला हुआ है दोस्तों, कि किस प्रकार से ओरछा का जो दुर्ग है वो बनाया गया है। और ओरछा का जो दुर्ग बनाया है वो किसने बनाया है, तो वो बनाया है भारती चंद्र। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओरछा का दुर्ग, परकोटा, राजमंदिर, रानी महल और शहर पनाह बुंदेलखंड के ही भाग हैं। और इन समस्त भूभाग पर भारती चंद्र ने क्या किया था, कब्जा जमा लिया था। और इसी के शासनकाल में ओरछा का दुर्ग, साथ ही साथ रानी महल, परकोटा, राजमंदिर निर्मित हुए थे। दोस्तों ये देखिए आप ओरछा का दुर्ग कितना ही आकर्षक लग रहा है दोस्तों। और 2019 में इसी किले को, या ओरछा का पूरा जो ओरछा जो क्षेत्र है उसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के रूप में भी अंकित किया गया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हम जानते हैं कि यूनेस्को में सिर्फ हमारी विश्व धरोहर में 3 जो क्षेत्र थे वही शामिल थे, कि खजुराहो था, साथ ही साथ कौन सा, सांची था, और तीसरा आता है हमारा भीमबेटका। तो दोस्तों आप क्या याद रखिए कि अब जो चौथा है वो क्षेत्र हो गया है ओरछा, जिसे 2019 में शामिल किया गया है। यदि हम बात करें खजुराहो की, तो जो खजुराहो वाला क्षेत्र है वो कब शामिल किया गया था दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कि हम जानते हैं कि 1986 में दोस्तों खजुराहो को, फिर उसके बाद में बात करें सांची की, तो सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा। और अब 2019 में ओरछा के दुर्ग को भी शामिल कर लिया गया है, जो भारती चंद्र के द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों बहुत ही इस लाइक व्यूज कम आ रहे हैं दोस्तों, और इस कंटेंट को लाने में मैंने आप जैसा कि पहले कहा था, मैं अभी भी कहूंगी दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। मैं आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर कर सकूं, साथ ही साथ आप लोगों को स्टोरी वाइज सुना के याद करवा सकूं। इसी वजह से मैं बार बार बोलती हूँ शब्दों को, ताकि आपको याद होते जाएं। क्योंकि दोस्तों कुछ चीजें सुनने से याद होती हैं और कुछ चीजें देखने से याद होती है और कुछ चीजें रटने से भी याद होती हैं। तो आपको सब का प्रयोग करके याद करना है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इस्लाम शाह सूर ने, यही वो व्यक्ति था जिसने, इस्लाम शाह सूर ने भारती चंद्र पर या ओरछा पर आक्रमण किया था। और वहां पर ही एक ओरछा के पास में, या हम बोल सकते टीकमगढ़ जिले का ही एक भाग है जिसका नाम है जतारा एक टीकमगढ़ की एक तहसील का नाम है, जहां पर इस्लाम शाह सूर ने आक्रमण किया था। और साथ ही साथ होता ये है कि इसका विभाजन कर दिया था और इस पूरा जतारा क्षेत्र का ही नाम कर दिया था इस्लामाबाद। क्या नाम कर दिया था, इस्लामाबाद कर दिया था दोस्तों। ये हम देख रहे हैं कि आफ्टर रुद्र प्रताप हिज सन भारती चंद्र बिकम दी रूलर ऑफ दी ओरछा, की भारती चंद्र क्या बनता है, रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद में शासक बनता है, जिसने कौन कौन सा, फोर्ट ऑफ ओरछा, दी परकोटा और राजमंदिर, रानी महल उसने बनवाए थे। साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस्लाम शाह सूर ने कब आक्रमण किया है, तो 1545 में, 1553 में ये आक्रमण करता है। और उसके बाद ही जतारा का जो नाम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है,
कि इस्लामाबाद हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मधुकर शाह आ जाती हैं। भारती चंद्र का ही एक बेटा होता है जिसका नाम है मधुकर शाह। मधुकर शाह, तो मधुकर शाह किसके बेटे हैं? भारती चंद्र के। और भारती चंद्र किसका बेटा है? रुद्र प्रताप बुंदेला का। और आगे हम देखें कि जैसे ही मधुकर शाह बैठते हैं गद्दी पर दोस्तों, ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड जो है वो चमक उठता है। इसका जो शासनकाल यहाँ पे फैक्ट इंक्लूड नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा जो बुंदेलखंड है वो चरमोत्कर्ष का या स्वर्ण युग माना जाता है। मधुकर शाह का जो कार्यकाल है वो बुंदेलखंड का स्वर्ण युग माना जाता है। ये फैक्ट आप जरूर लिखिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर धर्म जो है वो वर्चस्वशाली था, साथ ही साथ धर्म वर्चस्वशाली के रूप में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मधुकर शाह ने ही, चाहे वो कला के रूप में हो, चाहे वो धार्मिक रूप में हो, इनका जो शासनकाल था, चाहे वो स्थापत्य के रूप में हो, बहुत ही यहाँ पर जो जनता थी वो खुशहाल थी। इसी कारण मधुकर शाह का जो टाइम पीरियड है वो स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मधुकर शाही तिलक के नाम से एक तिलक भी बहुत ही फेमस है। होता ये था कि इनकी जो रानी थी जिनका नाम था रानी गणेश कुंवारी और रानी गणेश कुंवारी दोनों ही और मधुकर शाह दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे और अपने माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाते थे। और ये जो तिलक होता था दोस्तों, ये मधुकर शाही तिलक के नाम से जाना जाता है कि ये क्या करते थे कि बोथ मधुकर शाह एंड हिज क्वीन गणेश कुंवारी ये क्या करते थे कि बहुत ही रिलीजियस मतलब कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और एक क्या करते थे, तिलक लगाते थे जिसे मधुकर शाही तिलक के नाम से जाना जाता था दोस्तों। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि वीर सहदेव बुंदेला 1605-1627 में, तो दोस्तों मधुकर शाह के बाद ही उसका बड़ा बेटा राम शाह बुंदेला ओरछा का शासक होता है। लेकिन वीर सिंह बुंदेला कैसे बैठता है? तो मधुकर शाह के थे दोस्तों 8 पुत्र और उन 8 पुत्रों में से ही एक था राम शाह बुंदेला। और राम शाह बुंदेला को ही आपदस्थ कर देता है कौन? उसी का भाई वीर सिंह बुंदेला। और वीर सिंह बुंदेला को जब राम शाह शासन कर रहे होते हैं तब दतिया के पास में छोटी बड़ौनी और बड़ी बड़ौनी नामक एक जागीरें होती हैं दोस्तों। यहाँ पे मेला भी लगता है दतिया में कि छोटी बड़ौनी का मेला कहाँ लगता है, बड़ी बड़ौनी का मेला कहाँ लगता है, तो ये दतिया जिले का ही भाग है। यदि हम मेले पढ़ेंगे जब मध्य प्रदेश के तब पढ़ेंगे हम। और साथ ही साथ ये कहाँ का किस जागीर का शासक हुआ करता था? तो ये दतिया जिले में स्थित छोटी बड़ौनी जागीर का शासक हुआ करता था वीर सिंह बुंदेला। दोस्तों आगे हम यदि बात करें तो होता ये है कि वीर सिंह बुंदेला जो होता है वो चाहता है कि हम पूरे के पूरे क्षेत्र पर आक्रमण करें और हमारा जो साम्राज्य ये अपने आप को बहुत ही बलशाली समझता था और बहुत ही बुद्धिमान समझता था। तो 1592 में ही बड़ौनी पहुंचते ही वीर सिंह देव ने क्या करता है कि ये ग्वालियर पर, साथ ही साथ नरवर पर और नरवर पवाया और करहरा क्षेत्र पर जो कि मुगलों के क्षेत्र हुआ करते थे उन पर लूट मार मचा देता है और कब्जा कर लेता है कि ग्वालियर, नरवर, पवाया, करहरा वाले जो क्षेत्र थे वो उनको जीत लेता है। और ऐसा ही होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, पहले स्टोरी सुनते हम तब आगे बढ़ेंगे कि दोस्तों ये होता है कि जहांगीर या सलीम, क्योंकि जहांगीर की ही बचपन का नाम क्या होता है? सलीम होता है। तो दोस्तों जब सलीम देखता है कि अकबर जो है वो हमें सत्ता प्रदान ही नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही होड़ लगी हुई है राजगद्दी को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि देखता है सलीम कि 1599 में कि हमें अकबर जो है वो राजगद्दी प्रदान नहीं कर रहा है। और यहाँ पर इसका जो मित्र होता है जहांगीर या सलीम का, वीर सिंह बुंदेला, तो वीर सिंह बुंदेला कहता है कि आप क्या करो सलीम, विद्रोह कर दो अपने पिताजी के विरुद्ध और कहाँ चले जाओ? इलाहाबाद चले जाओ। और 1599 में ही सलीम विद्रोह कर देता है अकबर और जाकर इलाहाबाद में चला जाता है। और यहाँ पर ही अकबर को लगता है कि ऐसा ना हो कि ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर आ जाए। और यहाँ पर अकबर जो है वो शहजादे सलीम को मनाने के लिए भेजते हैं अबुल फजल को, और अबुल फजल को मनाने के लिए भेजते हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे ही दक्षिण से आगरा जाते समय क्या होता है कि जैसे ही क्या करते हैं अबुल फजल जाते हैं कहाँ पर? वीर सिंह बुंदेला साथ ही साथ उसके परम मित्र सलीम को मनाने के लिए। और यहाँ पर ही वीर सिंह बुंदेला के कहने पर ही जहांगीर जो है वो किसकी हत्या कर देता है? अबुल फजल की हत्या कर देता है।
और इस प्रकार से अबुल फजल की हत्याकांड भी पूछा जाता है कि अबुल फजल की हत्या किसने की, तो वीर सिंह देव बुंदेला के कहने पर सलीम या जहांगीर के द्वारा कर दी जाती है। दोस्तों, अबुल फजल ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अकबरनामा लिखा है दोस्तों, और अकबरनामा जो है वो 5 भागों में विभाजित है, और इसके 5वें भाग की ही मतलब इस 5 भागों में विभाजित है, और इसके तीसरे भाग के 9वें खंड में अबुल फजल ने अपनी जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। ये भी एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ मैं इसी वजह से आपको बीच बीच में ये जो फैक्ट है वो बताती जाती हूँ। दोस्तों, यदि हम बात करें अकबर की, तो अकबर के बारे में तो पढ़ने के लिए बहुत ही कुछ है, खास करके इसकी मनसबदारी प्रथा के बारे में जरूर पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा क्या है। ये 3 नंबर और 5 नंबर में आने की बहुत ही संभावना है। दोस्तों, जल्द ही मेरी स्पेशल क्लास आने वाली है जिसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम 20 फैक्ट पढ़ेंगे कि क्या करें और क्या ना करें, कि आपको क्या करना है तैयारी को करते हुए। जब आप तैयारी करते हैं तो आप क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। दोस्तों, फिर आगे हम कहानी देखते हैं कि जैसे ही 1605 में जहांगीर बादशाह बन जाता है, सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह बन जाता है, और सार्वजनिक रूप से ये वो घोषणा करता है कि मैं वीर सिंह देव बुंदेला की मदद से ही गद्दी पर बैठा हूँ। आज से पूरा का पूरा बुंदेलखंड जो है, ना सिर्फ ओरछा रियासत बल्कि पूरा का पूरा बुंदेलखंड ही किसका हो जाता है, तो वीर सहदेव बुंदेला का हो जाता है। और जब तक कार्यकाल होता है जहांगीर का 1605 से लेके 1627 तक, और यही कार्यकाल माना जाता है वीर सिंह देव बुंदेला का भी। ये एक बहुत ही ताकतवर शासक के रूप में उभरा था वीर सिंह देव बुंदेला, क्योंकि मुगलों के सबसे पहले इसने क्षेत्रों को जीता, और उन्हीं क्षेत्रों को जीतने के बाद ये दोस्त किसका था, सलीम का, कि लो ये जो क्षेत्र हैं ये तुम मुगल सूबे में मिला लो, हम ये क्षेत्र तुम्हारे पिता से जीत कर आ रहे हैं और तुम ये क्षेत्र तुम ले लो। लेकिन यहाँ पर ही जैसे ही सलीम बन जाता है राजा, तो पूरा का पूरा बुंदेलखंड जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें वीर सिंह देव बुंदेला के बाद में, तो बनते हैं जुझार सिंह बुंदेला। 1627 से लेके 1635 तक ये रहते हैं। दोस्तों, होता ये है कि जैसे ही आक्रमण होता है किसका, हम बात करें कि 1627 ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर बहुत ही भागम भागी स्थिति बनी हुई होती है, क्योंकि शाहजहां जो रहता है वो अपने पिता की भांति नहीं होता है। शाहजहां चाहता है कि हम पूरा बुंदेलखंड पर आक्रमण करें और पूरे के पूरे बुंदेलखंड को हम जीत लें। और इसका ही, क्योंकि जुझार सिंह होता है वो वीर सिंह देव बुंदेला का ही बेटा होता है, तो यहाँ पर जहाँ पे पिताओं के बीच में बहुत ही मित्रता होती है, वहीं पुत्रों के बीच में बहुत ही मतभेद की स्थिति होती है, कि एक साइड होता है शाहजहां, दूसरी साइड होता है जुझार सिंह बुंदेला। क्योंकि शाहजहां जो रहता है वो किसी भी रियासत को स्वतंत्र सत्ता के रूप में नहीं उभरने देता है, क्योंकि उसका मानना ये होता है कि यदि हम किसी एक रियासत को बहुत ही मजबूती प्रदान कर देंगे तो वही हम पर हावी हो जाएगी। तो होता यही है दोस्तों कि मुगल सत्ता का विरोधी हो जाता है जुझार सिंह, और जुझार सिंह ने ही सन दिसंबर 1635 में ही क्या होता है, ये शाहजहां से युद्ध करता है, और भागम भाग की स्थिति में ये मारा जाता है। मैंने अभी बताया कि इनके बीच में कुछ जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। उसके बाद में जो चंदेरी का शासक होता है वो कौन होता है, देवी सिंह बुंदेला होता है। और इस प्रकार से ये होता है, अब जहाँ देख लिया कि देवी सिंह बुंदेला भी क्या होता है, जुझार सिंह का बेटा होता है, कि जहाँ शाहजहां ने हमारे पिता को मार दिया है वही हम उसके वफादार हो जाते हैं, वरना ये हमें भी मार देगा। और देवी सिंह बुंदेला शाहजहां का वफादार बनकर शासन करता है। और इस प्रकार से लेकिन यह रास नहीं आता है शाहजहां को कि 1 साल तक तो शासक बना रहने देता है देवी सिंह को, और 1636 में ही शाहजहां देवी सिंह बुंदेला को ओरछा से हटा देता है, क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि जो शाहजहां है वो किसी भी शासक को प्रबल नहीं होने देना चाहता है। और लेकिन ओरछा की जो जनता है वो बहुत ही विद्रोह कर देती है इस बात का कि आपने देवी सिंह बुंदेला को हटा दिया है, और इस प्रकार से ओरछा की विद्रोही जनता पर काबू नहीं पा पाता है, और पूरा का पूरा जो राज्य है वो किसके हाथों में आ जाता है, तो वह कड़ी प्रयास के बाद में शाहजहां के हाथों में आता है। लेकिन यहाँ पर जो शासक है वो कौन रहते हैं, बुंदेला वंश ही करता है, कि सन 1641 में वीर सिंह देव बुंदेला का अब द्वितीय पुत्र होता है पहाड़ सिंह, जो क्या करता है, यहाँ पर शासन व्यवस्था को संभालता है, क्योंकि यहाँ पर देवी सिंह बुंदेला को तो हटा दिया है। और क्यों हटाया है, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाह रहा था कि कोई भी प्रकार का जो शासक है वो हम पर
हावी हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो जनता है वो विद्रोह कर देती है और इस प्रकार से कुछ टाइम तक तो शाहजहां के हाथों में ही बुंदेलखंड रहता है। लेकिन 1641 में ही वीर सिंह देव बुंदेला का बड़ा बेटा था कौन? जुझार सिंह। और उसका एक और अन्य बेटा कौन होता है? पहाड़ सिंह। और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो दक्षिण में मुगल मनसबदार सेनापति होता है ओरछा का, वो कौन होता है? तो पहाड़ सिंह होता है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो होता ये भी है कि आगे में हम देखेंगे कि पहाड़ सिंह बुंदेला और उसके बहुत सारे प्रमुख उत्तराधिकारी होते हैं जो बुंदेलखंड में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो मुगलों की ओर से भाग लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि शाहजहां अब हमें हटा दे या पदस्थ कर दे। तो 1641 से लेके 1653 तक पहाड़ सिंह बुंदेला क्या रहता है? बुंदेलखंड का शासक रहता है। और दोस्तों होता ये है कि यह मुगलों की ओर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि 1645 में, 1648 में और 1652 में बल्ख, काबुल और कंधार के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लेता है पहाड़ सिंह बुंदेला। और इसी युद्ध में ही, कंधार युद्ध में ही सन 1653 में ही पहाड़ सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से उसका उत्तराधिकारी होता है सुजान सिंह बुंदेला जो ओरछा की गद्दी पर बैठता है सन 1653 से लेके दोस्तों सन 1672 तक। लेकिन यहाँ भी देखते हैं कि ये मुगलों के ही अधीन हुआ करता, जहाँ पे पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है बुंदेलखंड का वो मुगलों के ही अधीन होता है। और इस प्रकार से सुजान सिंह बुंदेला 1655 में मुगलों की ओर से कश्मीर पर आक्रमण करता है और 1661 में कूच बिहार की युद्धों में भी भाग लेता है कि साथ दे रहा है पूरा का पूरा बुंदेलखंड किसका? मुगलों का। मुगल जो है वो अपना साम्राज्य विस्तार करते जा रहे हैं। लिखते जाइए, जो लोग इसे बोरिंग समझ रहे हैं या आधा ही लेक्चर बीच में छोड़कर जा रहे हैं तो वो मैं उनके लिए एक बात यही कहूंगी कि दोस्तों वही चीज जो सबसे ज्यादा हमें टफ लगती है वही सबसे ज्यादा आसान होती है, क्योंकि दिखने में तो ये चीजें बहुत ही टफ हैं, लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे तो यही चीजें बहुत ही आसान होती जाएंगी दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं 2019 और 2019 में जो प्री हुआ था उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। यदि मैं 2017, 2018 और 2019 जो मेरी स्पेशल क्लासेस होगी, मैंने पूरा का पूरा 18 वर्सेस 19 वर्सेस 2020 के प्रीलिम्स को मैं लेके आऊंगी कि किस प्रकार से 2000 हमें 18 से लेके 2020 तक की तैयारी को देखना है कि हमने क्या किया था कि 2018 का हमारा प्रीलिम्स निकला था तो हमारा मेंस नहीं निकला। क्या कारण है कि 2019 का हमारा प्री भी नहीं निकलेगा, कि जिन लोगों के जो मार्क्स कम आए हुए हैं कि 2019 में हमारा प्री नहीं निकलेगा। और अब हम ऐसा क्या करें कि 17, 18 और 19 को छोड़ दे और 2020 का जो हमारा प्रीलिम्स है वो एक ही बार में निकल जाए। तो दोस्तों यही वो चीजें हैं कि जब हम एक एक करके जो डिटेल में पढ़ते जाएंगे, हमें एक एक करके याद रखते जाना है कि हमें किस प्रकार से हर एक शासक को दोस्तों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। यदि आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो आपको अलग से याद होगा, आप रिवीजन करते जाइए, साथ ही साथ रिवीजन। यदि आप एक बार भी मतलब आधा घंटा भी देते हैं हर एक टॉपिक को तो आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं कमेंट बॉक्स में देखती भी हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाइव चैट में भी देखती हूँ कि जो याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वो खुद बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको इसका फायदा हो रहा है, क्या आपको याद होता जाता है। आप एक दो बार रिवीजन करिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से व्यूज वगैरह बहुत ही कम आ रहे हैं। इस वजह से आगे यदि आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो आगे मैं भी क्लासेस जारी रखूंगी। आधुनिक भारत और प्राचीन भारत को भी मैं कवर पूरा कराने का प्रयास करूंगी। और आप यहाँ पर वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पहाड़ सिंह बुंदेला जो है वो शासक बन जाता है और मुगलों के ही अभियानों में भाग लेता है। कि पहले ही पहाड़ सिंह जो है वो कहाँ पर बल्ख, काबुल और कांधार अभियान में मुगलों की ओर से भाग लेता है और 1653 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला उसका जो शासक होता है वो सुजान सिंह बुंदेला होता है। और सुजान सिंह जो बुंदेला होता है उसके बाद में ही पूरा का पूरा जो ओरछा होता है उसमें वो कश्मीर पर मुगलों का साथ देता है और कश्मीर को जीतता है। साथ ही साथ वो कूच बिहार पर भी आक्रमण करता है, 1661 में आक्रमण करता है। और उसका ही जो सुजान सिंह बुंदेला था
दोस्तों सुजान सिंह बुंदेला जो था वो निसंतान था, उसका कोई बेटा नहीं था और उसका भाई इंद्रमणि बुंदेला जो है वो गद्दी पर बैठता है। और इस प्रकार से दोस्तों पहाड़ सिंह बुंदेला और उसके उत्तराधिकारियों में इंद्रमणि बुंदेला अगला शासक बनता है। और इंद्रमणि बुंदेला के बाद में यशवंत सिंह बुंदेला राजगद्दी पर बैठता है सन 1675 से लेकर सन 1684 में। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चंपत राय बुंदेला का ही बेटा होता है छत्रसाल बुंदेला, जो मुगल सत्ता के विद्रोह करता है। अभी तक जितने शासक बढ़ते आ रहे हैं हम बात कर रहे हैं वीर सिंह देव बुंदेला से लेकर यशवंत सिंह बुंदेला तक की। 1605 से लेकर 1684 तक का जो क्षेत्र होता है, कार्यकाल होता है, वो मुगलों के अधीन होता है। लेकिन आगे ही हम बात कर रहे हैं छत्रसाल के बारे में। दोस्तों ये वही व्यक्ति आ गए महाराणा छत्रसाल या छत्रसाल बुंदेला, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। और साथ ही साथ होता ये है कि यहाँ पर अब पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था होगी वो मुगलों के अधीन नहीं होगी, एक स्वतंत्र शासक के रूप में ये गद्दी पर बैठेंगे। और औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। यशवंत सिंह जो है, यशवंत सिंह के बाद बैठते हैं भगवंत सिंह, और भगवंत सिंह का ही उत्तराधिकारी होता है कौन, तो होता है उदोत सिंह। दोस्तों ये आप कह रहे होंगे कि इतने सारे शासकों के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है। दोस्तों जरूरत बिल्कुल है, आप सिर्फ एक बार देखते जाइए कि किसके बाद कौन बैठा है। हमें रटना नहीं है, सिर्फ हमें एक बार दिमाग में याद रखना है। यदि आ जाता है भगवंत सिंह तो हमें इतना बस पता होना चाहिए कि भगवंत सिंह किस रियासत में हमने पढ़ा था, तो ये हमने पढ़ा था बुंदेलखंड रियासत में। सिर्फ इतना याद रखना है। और जो जो कार्य हो रहे हैं वो हमें एक बार याद रखना है कि स्टोरी वाइज की यशवंत आया, फिर भगवंत आया, भगवंत सिंह के बाद में उदोत सिंह आया। और जैसे यहाँ पर हो जाती है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उसके बेटे ही बनते हैं अगले शासक होते हैं, जहां पर परवर्ती मुगलक शासक व्यवस्था स्टार्ट होती है। कि हम देखते हैं यहाँ पर कि मुअज्जम जो रहता है वो बहादुर शाह की उपाधि लेकर ही क्या बनता है, बहादुर शाह, इसका ही एक नाम होता है मुअज्जम। और जो 1707 से लेके 1712 तक ये क्या करता है, आक्रमण करता है। उसके बाद में बनता है जहादर शाह, जहादर शाह के बाद आता है फर्रुखसियर। दोस्तों फर्रुखसियर ये वही व्यक्ति होता है जिसके शासन काल में चूंकि इसे गले की बीमारी हो जाती है, और गले की बीमारी हो जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम है हैमिल्टन, और उनकी ही मदद लेके ये ठीक हो जाता है। और इस प्रकार से ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी जो या फिर हम बोल सकते हैं कि लगान लेने की, जो राजस्व लेने की जो पद्धति है वो किसे दे देता है, ये अंग्रेजों को दे देता है। और दोस्तों यही एक टाइम पीरियड होता है कि फर्रुखसियर की एक गलती पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत पर हावी कर देती हो जाती है। और इस फरमान को ही कि आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप पूरा का पूरा जो हमारा कलकत्ता होता है, या फिर हम बोल सकते हैं बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता से राजस्व वसूलने की या इसकी जो दीवानी का जो अधिकार होता है वो ये अंग्रेजों को दे देता है। और इस प्रकार से ये मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों जब हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे या फिर हम जब प्राचीन भारत के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये तो हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं दोस्तों, इस वजह से हम पूरे मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं। लेकिन हिस्ट्री का जो अलग से टॉपिक है हम वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे और एमसीक्यूज में ही हम पूरी की पूरी हिस्ट्री को कवर कराते जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिस्ट्री को पढ़ के आ गए हैं, अब उन्हें जरूरत है जांचने की। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी स्टूडेंट होंगे जो हिस्ट्री पहली बार पढ़ेंगे, तो साथ ही साथ में दोनों चीजें कवर कराऊंगी, एमसीक्यूज भी कवर कराऊंगी, रिवीजन भी कवर कराऊंगी। दोस्तों बुंदेलखंड के बारे में आज हमने पढ़ा पूरा का पूरा मध्यकालीन बुंदेलखंड के बारे में। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां हम 12 रियासतों, बुंदेलखंड की 12 रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, जहां से 3 नंबर और 5 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर लास्ट में एक चीज और देखेंगे कि ऐसा वो कौन सा शासक था, एक फैक्ट के रूप में उभरता है कि जिसने टेहरी या टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विक्रमादित्य बुंदेला ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिन्होंने ओरछा से अपनी राजधानी टेहरी या टीकमगढ़ को बनाया था। तो आपको इस फैक्ट को भी जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि पूरा का पूरा जो मराठा सत्ता आ जाती है, मुगल हट जाते हैं, और यहाँ का पूरा जो क्षेत्र होता है ये एक स्वतंत्र रूप में उभर कर आता है। और विक्रमादित्य बुंदेला ही 1783 में ओरछा से अपनी राजधानी हटाकर
कहाँ कर देती है, तो टेहरी टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बना देती है दोस्तों, और इस प्रकार से टेहरी या टीकमगढ़ राजधानी के रूप में उभरता है। आपको मैं पीडीएफ आज ही आपके टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है वैशाली दुबे, उस पर मैं अपलोड कर दूंगी। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप जो है नोट्स साथ साथ नहीं बनाते जा रहे हैं तो दोस्तों बनाते जाइए, साथ ही साथ 1 साल का और 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, और हमारे इस प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ मैं इतना ही कहूंगी दोस्तों कि जो लोग ऐसे हैं कि आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की आ रही है नोट्स बनाने में, तो आप जो है वो मैं लाइव क्लास जरूर जल्द से जल्द लाइव क्लास लेने वाली हूँ आपकी, जिसमें हम सभी डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, घर पर ही रहिए, सरकार का सहयोग कीजिए और पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए। ये मत सोचिए कि पीएससी नहीं आई है तो अब क्या होगा, पीएससी तो कभी ना कभी आएगी ही, कभी ना कभी तो एसआई का एग्जाम होगा ही। इसी के साथ दोस्तों इतना ही कहूंगी कि निंदकों से बचिए, पढ़ाई को जारी करिए, नोट्स बनाते जाइए। साथ ही साथ मैं एसआई और एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द ही हमारी प्लस पर एक क्लास लॉन्च करने वाली हूँ साइंस की, जिसमें हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वैशाली दुबे मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर वैशाली दुबे के नाम से आप मुझे फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।